बिहार बोर्ड के लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स का मॉडल सेट 3 लेकर के आए हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम देने वाले हैं विस्तृत सॉल्यूशन के साथ, विस्तृत हल के साथ। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए में देखिए √5 × √5 दिया हुआ है। इससे हम लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट और इसका स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट, बराबर 5। 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात ऑप्शन ए एक परिमेय संख्या होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, इतना का सरलतम रूप है। देखिए अंकों का योग, अंश का देखिए 3, 8, 11, 7, 18, 18 3 से कटती है, अर्थात ये संख्या 3 से कटेगी। नीचे भी 5, 4, 9 3 से कटेगी। 3 से काटते हैं सबसे पहले। 1, 3 दूना 6, 3 नवा 27, नीचे 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब देखिए 9 2 11, 1 12, 3 से कटेगा। हर 5 3 8 1 9, अभी भी 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 पची 15, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 43/45। अब 4 3 7, 3 से नहीं कटेगा। 5 4 9, 3 से कटेगा। 43/45 होगा इसका सरलतम रूप, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इतना तथा इतना का महत्तम समापवर्तक है। HCF निकले कह रहा, तो HCF बराबर होगा वैसे अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में हैं। तो यहाँ पर 3/3 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर दिया हुआ, तो इसमें हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2/1, कुछ नहीं तो 1, और 2/2, तो सिर्फ 2 आएगा। और 5, यहाँ भी 5, इतना आएगा। 3 को वर्ग करेंगे 9, 9 गुने 2 18, 18 गुने 5 करेंगे 90। इसका महत्तम समापवर्तक होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। ऐसे प्रश्न हल करने के लिए कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए 2 क्रमिक सम संख्या, तो क्रमिक 4 और 6 लीजिए। इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, निकाल लीजिए। 6 को 4 से भाग देंगे, महत्तम समापवर्तक 2 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। इसके जगह पे कोई और भी आप लेंगे तो भी यही 2 ही इसका आंसर आएगा। अगर 4 6 के बदले में आप लेकर के देखिए। चलिए यहाँ पर हम 8 8 के बाद कौन आता है, 10 आता है। इन दोनों का भी आप HCF निकालेंगे तो भी 2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इतना का सरलतम प्रसार, इतना का दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या को हम परिमेय के रूप में लिखेंगे। देखिए अंश 6 और हर 15 दिया हुआ है। दोनों में कोई ऐसी उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसे काटेंगे। देखिए 3 से ऊपर भी कट रहा है, नीचे भी, तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3/5। हम जानते हैं कि वैसा परिमेय संख्या जिसका हर 2m × 5n के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे देखिए 5, इसे हम 5 को लिख सकते हैं 2/0 गुने 5/1, यानी इस रूप में हम हर को लिख सकते हैं, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, अब यहाँ से भी पता नहीं चल रहा है। फिर देखिए आप 3/5 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो आप लिख सकते हैं 3/5 को
2 से गुना कर दीजिए, तो इसे लिख देंगे ऊपर 6/10 लिख सकते हैं। 6 को 10 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा 0.6। यह क्या है, टर्मिनेटिंग, समाप्त हो चुका है, शांत हो चुका है, अर्थात दशमलव पर सार शांत आ गया। तो आप किसी तरीके से भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, उसका सही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। आंसर सही होने से मतलब है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से विभाजित होती है या ये अपने से होती है, किसी और से नहीं। तो देखिए 6 जो है 1 और 6 को छोड़ करके 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, तो यह नहीं होगा। 9 1 और 9 को छोड़ करके 3 से भी कटती है, नहीं होगा। 15 1 और 15 को छोड़ करके 5 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, तो नहीं होगा। 11 सिर्फ 1 और 11 से कटती है, अतः 11 इसमें अभाज्य संख्या होगी, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान है। हम जानते हैं इसमें कह रहा है शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ पर -b के जगह पे -7, a के जगह पे 1, अर्थात -7 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक द्विघाती बहुपद का आलेख इनमें से कौन होगा। द्विघाती बहुपद का आलेख परवलय के रूप में होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद इतना का शून्यक है, यानी x के किस मान के लिए इसका मान शून्य हो जाएगा। ज्ञात करने के लिए 3x - 4 = 0 कीजिए और इसको हल करके x का मान निकाल दीजिए। 3x = 4 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4/3, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक -2 है तो p का मान क्या होगा। शून्यक होने का ये मतलब है कि जब मान लिया कि यह बहुपद px है बराबर इतना, तो p2 हम करेंगे, यानी x के जगह पे -2 रखेंगे, तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाना चाहिए। तो देखिए p x के जगह पे -2 का वर्ग +3 -2 + p = 0 के बराबर। अब देखिए -2 का वर्ग करेंगे 4, p 3 × -2 करेंगे -6 + p = 0। 4p + p 5p, 6 को दूसरी तरफ ले जाएं +6, इसलिए p का मान आ जाएगा 6/5, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि बहुपद इतना के शून्यांक अल्फा बीटा हैं तो इसका मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के सूत्र से हम निकाल सकते हैं। -p के जगह पे -1/1 बराबर 1 आ जाएगा। अल्फा × बीटा की जगह पे c/a अर्थात 1/1 बराबर ये। अब इसका मान निकालने के लिए तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं, नीचे एलसीएम ले लें तो अल्फा × बीटा आ जाएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा बराबर आया है 1 और अल्फा × बीटा की जगह पे भी 1 आया है। 1/1 करेंगे 1 आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, युग्म समीकरणों इतना तथा इतना का खाली जगह है ऑप्शन में दिया हुआ हल कितने हैं। तो हल निकालने के लिए हमें चाहिए a1/a2
यहाँ पर हो जाएगा पहला में x का गुणज 2 और दूसरा समीकरण में 4, 2/4 जिसे हम लिख सकते हैं 1/2। इसी तरीक़ा से b1/b2 निकाल सकते हैं। y का गुणज पहला में 1 दूसरा में -2 बराबर आ जाएगा -1/2। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ऐसी स्थिति में ये हल होते हैं। तो अब देखिए एक हल को हम अद्वितीय हल कब भी कहते हैं। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जब दो रेखाएं समपाती होती है तब इन युग्मों के खाली जगह हल होते हैं। समपाती का मतलब पहले समीकरण का रेखा ये है और इसी के ऊपर दूसरे समीकरण का रेखा हो जाए तो ऐसी रेखाओं को समपाती कहा जाता है, मतलब साथ साथ गुजरने वाले। तो ऐसे में हर बिंदु दोनों रेखाओं पर स्थित होता है, इसलिए इन युग्मों के अनंत हल होंगे, इन्फिनाइट हल होंगे, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा। समीकरण निकाय के अनगिनत हल के लिए हमारे पास सिचुएशन होना चाहिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के बराबर होना चाहिए c1/c2 के। अब यहाँ पे देखिए a1 की जगह पे 1, a2 की जगह पे 5, b1 की जगह पे 2, b2 की जगह पे k और c1 की जगह पे 3 और c2 की जगह पर 15 दिया हुआ है। तो देखिए किसी से इन दोनों से भी निकाल सकते हैं या ये दोनों से भी निकाल सकते हैं। चलिए इन्हीं दोनों से हम करते हैं। 3 गुना करें, क्या हो जाएगा k × 3 करेंगे, 3k = 2 × 15 30, जिससे हमें मिलेगा k = 30/3 अर्थात 10। k का मान होगा 10, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 2 पर पावर x + y बराबर 2 पर पावर x - y बराबर 8 का अंडर रूट तो y का मान है। देखिए कह रहा है x + y, ये दोनों का बेस समान है तो पावर भी समान होगा, बराबर x - y। तो अब देखें इसमें क्या होगा, x को एक तरफ ले आए और y को एक तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, या दोनों को एक तरफ ले आए तो x + y, ये x को आप आगे ले आएंगे तो -x, -y वाला आएगा तो +y, दूसरी तरफ कुछ नहीं 0, ये दोनों कैंसिल आउट, y + y यानी 2y = 0, जिससे हमें मिलेगा y = 0 अर्थात y का मान 0 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और असमान होंगे यदि वास्तविक और असमान होने के लिए द्विघात समीकरण की शर्त है कि d का मान बड़ा होना चाहिए 0 से, और d बराबर हम जानते हैं b² - 4ac होता है, यह बड़ा होना चाहिए 0 से। अब यहाँ पर देखिए यह मानक रूप है तो b² - 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण होने के लिए हमारा चर का घात जो है वह पूर्णांक में होना चाहिए। यहाँ पर x का अंडर रूट है, नहीं होगा। इसमें भी देखें डिवाइड में है, नहीं होगा। यह भी डिवाइड में है, नहीं होगा। यह देखें, इसे आप हल करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 4, और मानक रूप में लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 4 को आगे ले जाएंगे तो -4 प्लस 1 यानी -3 हो जाएगा। यह एक द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, AP का पहला पद 2 और सार्वंतर D हो तो आठवां पद क्या होगा? आठवां पद D8 बराबर हम जानते हैं पहला पद फॉर्मूला TN बराबर A प्लस N माइनस 1 D से। T8 की जगह पे A की जगह पे पहला पद 2 प्लस N माइनस 1 अर्थात 8 माइनस 1 D की जगह पे 3, तो आ जाएगा 2। 8 में से 1 माइनस करेंगे, 7 गुने 3 करेंगे 21 प्लस 2 23, 23 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? समांतर श्रेणी में बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। देखिए 21 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी 21 का अंतर है, 21 का अंतर है, अर्थात यह है 11 में से 2 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, ये भी है 5 प्लस 2, फिर 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, ये भी है। इसमें देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 0.03 है, इन दोनों के बीच का अंतर 0.003 है। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी बराबर 5। तो ये देखिए इन दोनों के बीच मान ली कि डी का अंतर है, तो हम लिख सकते हैं बी बराबर ए प्लस डी पदांतर, और सी बराबर लिख सकते हैं ए प्लस 2D, क्योंकि ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं। तो हमें बी का मान पूछ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस AD ए प्लस 2D बटे 2। देखिए अगर ऐसा करने पे 2A प्लस 2D बटे 2, इसको जब हल करेंगे तो ये प्लस डी ही आएगा, अर्थात इसको हम लिखने का इसके जगह पे सी लिख सकते हैं, अर्थात ए प्लस सी बटे 2 के रूप में हम बी को लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, 4x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी में हो तो x3 बराबर 1। ठीक है, मान लिया कि इसका पदांतर d है, तो ये देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, और ये t3 जो होगा चौथा पद होगा, तो इतना बराबर 4 प्लस 3D होगा, और हमें यह जो होगा पांचवा पद होगा T5 बराबर ए प्लस 4D बराबर
28। ए के जगह पे 4, इससे हमें डी का मान हम निकाल सकते हैं। 4D बराबर 4 माइनस हो जाएगा यानी 24, अर्थात डी का मान 4 को दूसरी तरफ लेके चले जाएं 6 आएगा। तो इसलिए x3 जो कि चौथा पद है बराबर हो जाएगा 4 + 3D के जगह पे 6। तो 6 × 18, 18 में से 4 जोड़ दें 22 होगा। इसका मान 22 होगा जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, समांतर श्रेणी इतना का 9वां पद है। इसमें पहला पद यानी ए बराबर दिया हुआ है -15, डी पदांतर यानी दूसरा पद में से पहला पद माइनस कर दें यानी माइनस माइनस प्लस 10 + 15 25 आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है 9वां पद निकालने के लिए अर्थात T9 बराबर हम जानते हैं a + n - 1D होगा। n के जगह पे 9 है तो 9 आ जाएगा। a की जगह पे -15, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, डी के जगह पे 25, -15 + 8 × 25 करेंगे 200 बराबर हो जाएगा 185 प्लस में, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है। एक त्रिभुज बनाए, कोण A 90 डिग्री का है। AB 5 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है, AD लंब है BC पर। तो AD बराबर क्या होगा? देखिए इस त्रिभुज में पहले ABC में समकोण बनाने वाली भुजा 5 और 12 है, इसलिए कर्ण CB का मान हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कैसे होगा? क्योंकि कर्ण CB या BC बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग + 5 का वर्ग। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक। अब यदि ABC का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक AD लंब है 13 पे, तो 1/2 गुने अगर आधार 13 हम माने तो इस पर डाला गया लंब AD है। इसको हम दूसरे तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 गुने अगर 5 को आधार मान लीजिए तो 5 पे लंब कौन सा है? 12 है, इतना। तो इससे 1/2 दोनों तरफ गुना है। इससे हमें आ जाएगा AB बराबर 5 × 12 करेंगे 60 और 13 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 60/13 होगा AD की लंबाई। यही पूछ रहा है AD किसके बराबर है, तो 60/13 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 24, चित्र में PST ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज PQR के, मतलब छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है। तो x का मान क्या होगा? इसमें देख रहे हैं, हम जानते हैं समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जिसे हम लिख सकते हैं 4 संगत भुजा x - 4 बराबर होगा 8 3x - 19। तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो हल करें
4 दूनी 8, 3 गुना करेंगे 3x माइनस 19 इक्वल टू 2x माइनस 8। x को एक तरफ ले आए, 2x को जब आगे ले जाएंगे तो माइनस में, 3x माइनस 2x बराबर x। दूसरी तरफ 19 को ले जाए तो प्लस में 19 और माइनस में 8, तो आ जाएगा 11 प्लस में। यही x का मान होगा जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिभुज ए बी सी में ए बी 13 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, तो कोण सी कितना होगा? देखिए कह रहा है ए बी 13 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय से जब कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो कर्ण के सामने की भुजा सामने का कोण समकोण होगा, अर्थात ए सी बी एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें कर्ण ए बी के सामने का कोण यहाँ पे सी है, यह कोण 90 डिग्री होगा जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, बिंदु -4 -6 किस चतुर्थांश में है? जब x और y नियामक दोनों ऋणात्मक हो तो यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बिंदु इतना में भुज का मान है। देखिए बिंदु का निर्देशांक लिखने में पहले भुज लिखा जाता है, फिर बाद में कोटि लिखा जाता है। इसमें भुज पूछ रहा है तो भुज का मान -6 होगा जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक्स एच से बिंदु इतना की दूरी है। ये बिंदु पहले कहाँ होगा? एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। कह रहा है एक्स, ये बिंदु पी जो है एक्स पे हमें -3 चलना है, मान लीजिए यहाँ पे है, और यहाँ से 6 प्लस में चलना है बाई एच के समांतर। ये बिंदु P मेरा मिलेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स एच से इस बिंदु की दूरी कितना होगा? ये 6 इकाई होगी जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी होगी। दूरी सूत्र से निकाल दें। यक्स नियामकों का अंतर -3 में 0 माइनस करेंगे, -3 इसका वर्ग करेंगे 9 प्लस उसी तरह y नियामकों का अंतर -5 -4 करेंगे -9 जिसका वर्ग करेंगे तो ये T1 प्लस में आएगा। 81 प्लस 9 90, जिसे हम लिख सकते हैं 3√10। 90 को देखिए 3 गुने 3 गुने 10 के रूप में लिख सकते हैं। 3 का पेयर लग रहा है इसलिए बाहर चला जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं, इसको मैंने साइलेंट कर दिया था। 3√10 इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, AB रेखाखंड का मध्य बिंदु P24 है। यदि B के नियामक 6 8 हैं तो A के नियामक होंगे। प्रश्न से AB का मध्य बिंदु
P है जिसके नियामक 2, 4 है और B के निर्देशांक 6, 8 हैं, तो A का कितना होगा। मान लिया कि इसका x y है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, AB रेखाखंड का मध्य बिंदु P 2, 4 है। यदि B के नियामक 6, 8 हैं तो A का नियामक होगा। प्रश्न में कह रहा है AB का मध्य बिंदु P है जिसके नियामक 2, 4 हैं, B के निर्देशांक 6, 8 हैं, तो A के निर्देशांक क्या होंगे। मान लिया कि A के निर्देशांक x y है, तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी बराबर होंगे इसके x निर्देशांक 2 सिरों के x नियामक अर्थात x प्लस 6/2 बराबर होगा मध्य बिंदु का x नियामक। इससे हमें मिल जाएगा x प्लस 6 बराबर 4, अर्थात x बराबर 6 दूसरी तरफ माइनस में अर्थात -2 हो जाएगा। और इसी तरीक़ा से मध्य बिंदु का y निर्देशांक 4 बराबर होगा यह y प्लस 8/2 के। इससे हमें मिल जाएगा y बराबर 4 दूनी 8, 8 दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा 0, अर्थात x y के जगह पे हमें मिल गया -2, 0, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, बिंदु x1/1, x2/2 और x3/3 संरेखी होंगे यदि। देखिए, तीनों बिंदु संरेख तभी होंगे जब इससे बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं 1/2 गुणे x1 × y2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 = 0। अगर 1/2 को दूसरी तरफ गुना में है लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा 2/1 से गुना हो जाएगा। इसको जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से भाग देंगे 0 ही, अर्थात इतना बराबर जो 0 कथन है यह बिल्कुल सही कथन है। यह शर्त होगी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ए का मान जिनके लिए बिंदु इतना संरेखी। अभी संरेख के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा कि ये होता है x1 के जगह पे a इंटू y2 - y3, 1 - 6 करेंगे ये -5 आएगा, प्लस x2 के जगह पे 3 इंटू y3 - y, अर्थात 6 - 2a प्लस x3 यानी यहाँ पे -2 इंटू y1 - y2 2a - 1 = 0। इसको हल कर दें, a -5 करेंगे तो -5a प्लस 6 × 18 माइनस 6a माइनस 4a प्लस 2 = 0। इससे हमें मिलेगा -5a माइनस 6a माइनस 4a, तो -15a प्लस 18 प्लस 2 करेंगे 20 = 0। इससे हमें मिलेगा a बराबर 20 माइनस में -15 गुना में इसे डिवाइड कर दें, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से कटेगा, 5 × 20 5 × 15,
अर्थात 4/3 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ए का मान 4/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 33, मूल बिंदु से बिंदु ए जिसके निर्देशांक 4-3 की दूरी क्या है। मूल बिंदु मतलब इसके निर्देशांक 0, 0, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम दूरी सूत्र से निकाल लें। x नियामकों का अंतर अर्थात 0 - 4 करेंगे, 4 का वर्ग कर दें 16 प्लस y नियामकों का अंतर 0 - -3 करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9, 16 + 9 25, वर्गमूल करेंगे 5 आएगा, 5 इकाई, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, सेक 45 डिग्री का मान होगा। सेक 45 डिग्री का मान आपको नहीं मालूम है तो इसे हम सेक को कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/cos 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान मालूम है तो 1/ हम जानते हैं cos 45 1/√2 होता है। इसे हल कर देंगे तो ये आ जाएगा √2/1 √2, अर्थात सेक 45 का मान √2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, यदि sin θ बराबर √3/2 तो tan θ sin θ बराबर √3/2 हम जानते हैं √3/2 sin 60 डिग्री का मान है, अर्थात थीटा की जगह पे 60 डिग्री होगा। उसी तरीके से tan θ की जगह पे हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3 होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है। मान देखें, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, sin 45 डिग्री का मान 1/√2, sin 30 डिग्री का मान 1/2। अब बच गया cosec 45 डिग्री, इसका मान होता है √2। तो पूछ रहा है √2 किसके बराबर है। ऑप्शन सी में है √2 के बराबर cosec 45 डिग्री। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, sin θ - cos θ का होल स्क्वायर प्लस sin θ + cos θ का होल स्क्वायर बराबर व्हाट। देखिए a - b का होल स्क्वायर का सूत्र पे इसे तोड़ें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर θ प्लस b स्क्वायर की जगह पे cos स्क्वायर θ -2ab प्लस दूसरा को a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ प्लस 2 sin θ इंटू cos θ। देखिए -2 sin θ cos θ इस तरह दिया हुआ है, प्लस 2 sin θ cos θ कैंसिल आउट। इतना का मान हम जानते हैं 1 होता है, प्लस और इतना का भी मान हम 1 जानते हैं। sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ बराबर 1, अर्थात इसका मान 1 + 1 = 2 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, cot 46 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री cot 63 डिग्री। इसमें देखें cot 46 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री। cot 44 डिग्री को हम लिख सकते हैं
कॉट 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री। उसी तरीक़ा से कॉट 63 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। कॉट 46 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम जानते हैं tan थीटा, यानी थीटा की जगह पे 46 डिग्री। उसी तरीका कॉट 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री बराबर tan 27 डिग्री। सभी गुना में है। कॉट 46 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री बराबर 1, फिर गुना में है तो गुना कर दें। कॉट 27 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री बराबर भी 1, 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो tan ए का मान क्या होगा। देखिए इस समीकरण में साइन ए कॉस को भी लेफ्ट साइड में लिया है तो डिवाइड हो जाएगा, बराबर दूसरी तरफ 1 बचे। कॉस ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू 1, तो गुना में है तो दूसरी तरफ भाग। साइन ए बटे कॉस ए बराबर हम जानते हैं tan ए होता है बराबर 1। यही पूछ रहा है tan ए का मान क्या होगा, तो 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, साइन 64 डिग्री बटे कॉस 26 डिग्री का मान होगा। साइन 64 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री बटे कॉस 26 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम जानते हैं कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पे यहाँ पे 26 डिग्री, नीचे कॉस 26 डिग्री, दोनों सेम है, कट जाएगा, 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, इतना का मान क्या होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 8 है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में ब्रैकेट में बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं कि 1 होता है, अर्थात 8 गुनी ए किसका मान होगा, अर्थात 8 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, इतना का मान क्या होगा। कॉट 45 डिग्री का मान हमें मालूम है, तो मान रख करके सीधे निकाल दीजिए। यह बराबर होगा 1, कॉट 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर करते हैं, नीचे 1 प्लस स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 1 ही, नीचे 1 प्लस 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 0 बटे 2 बराबर 0, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 कॉस 2 थीटा का मान होगा। इसे हम ले सकते हैं 2 कॉस 2 थीटा का मतलब हो गया 2 गुने 30 डिग्री अर्थात 60 डिग्री। आप देखें 2 कॉस 60 डिग्री का मान हमें मालूम है 1/2 होता है, 1/2 लिख दिए, 2 कैंसिल बराबर 1। इसका मान 1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी टावर की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। यह टावर की ऊंचाई h है और इसकी छाया भी h बना रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण
अर्थात यह थीटा का मान क्या होगा। देखिए लंब और आधार से संबंधित tan होता है तो tan से चलेंगे। tan थीटा बराबर यहाँ पर लंब h बटे आधार h कैंसिल अर्थात 1। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है अर्थात थीटा का मान 45 डिग्री होगा। यही सूर्य का उन्नयन कोण होगा जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण है। पिछला प्रश्न की तरह स्तंभ की ऊंचाई मान लिया कि h है तो इसकी छाया इसका √3 गुनी √3h है तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर क्या होगा। पिछला प्रश्न की तरह ही tan थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा लंब h और आधार √3h। h कैंसिल अर्थात 1/√3 जो हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान है अर्थात थीटा की जगह पे 30 डिग्री अर्थात उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह वृत्त है और इसका बाहर कोई एक बिंदु मैं ले लेता हूँ तो इस बिंदु से वृत्त पर सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वृत्त के दोनों तरफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन नंबर 48, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर PA तथा PP स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पे झुके हों तो कोण AOB बराबर है। प्रश्न से कह रहा है एक वृत्त है, वृत्त के बाहर P की एक बिंदु है, इस पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है PA और PP। वृत्त का केंद्र O है। यदि यह कोण 60 डिग्री है तो AOP इस कोण का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है अर्थात ये दोनों कोण 90-90 बनाएगा। तो चतुर्भुज AOBPA से 3 कोण का मान हमें मालूम है तो चौथा कोण का मान मालूम कर सकते हैं। यह हो जाएगा 360 डिग्री माइनस ये तीनों कोणों का योग करके घटा दें तो 90-90 180, 180 में से 60 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 240। घटा दें इसको 120 डिग्री बचेगा जो कि इसका मान होगा AOB का जिसका पूछा जा रहा है 120 डिग्री जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। प्रश्न में कह रहा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है तो यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें कर्ण का मान 8 सेंटीमीटर और एक भुजा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो शेष भुजा की लंबाई जो पूछा जा रहा है वो हो जाएगा 8 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। 8 का वर्ग 64 माइनस 6 का वर्ग 36 बराबर अंडर रूट 28 जिसे हम लिख सकते हैं 28 को
2 गुने 2 गुने 7 बराबर 2 का पेयर लग रहा है, बाहर कर दें 2√7। सभी सेंटीमीटर में है तो इसका मान सेंटीमीटर आएगा 2√7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इस प्रश्न को समझते हैं। वृत्त है, इसको आधा काट दीजिए। कैसा बन गया? 2 आधे भाग में बट गया। अर्धवृत्त ऐसा, तो इसका जो है परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे वह 90 डिग्री के, चाहे यहाँ बना लीजिए, इधर बना लीजिए, कहीं भी इसका कोण जो बनेगा वह व्यास के द्वारा समकोण बनेगा, अर्थात अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। क्वेश्चन नंबर 51, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, तो उसका क्षेत्रफल दोनों के वर्ग का अनुपात हो जाता है, अर्थात ए का वर्ग अनुपात बी का वर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, किसी पहिए की त्रिज्या 21/22 मीटर हो तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो वह दूरी जो तय करेगा वह बराबर होगा 2πr के बराबर होगा। यहाँ पर मान रख दें, 2π की जगह पे 22/7, r की जगह पे 21/22 मीटर दिया हुआ है। 7 या 21, 22 कैंसिल, 2 गुने 3 मीटर अर्थात 6 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा दिया हुआ है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, 6 गुने भुजा स्क्वायर अर्थात L स्क्वायर होगा, 6L स्क्वायर होगा, इतना वर्ग इकाई होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बेलन का आयतन का सूत्र हम जानते हैं, πr² होता है। तो इसी सूत्र पे पहले का आयतन πr² यानी त्रिज्या 2 का वर्ग और दूसरे का 3 का वर्ग गुने ऊंचाई से दोनों का गुना होगा। तो पहले की ऊंचाई 3 है और दूसरे का 2, बराबर आ जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे 4 या 12, नीचे आ जाएगा 3 का वर्ग 9, 9 गुने 2 करेंगे 18, 6 दूनी 12, 6 या 18, 2/3 अर्थात 2:3 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, गोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा। गोले का आयतन का सूत्र हम जानते हैं, 4/3 πr³ होता है। सबका मान रख दें, 4/3, पाई की जगह पे 22/7, r³ की जगह पे 7 3 बार गुना कर दें, कैंसिल। अब आ जाएगा 4 गुने 22 गुने 7 गुने 7/3। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 अब किसी से नहीं कटेगा, मतलब इसका हर 3 जरूर आएगा। अब यहाँ से गुना करके आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 1437 पूर्णांक 1/3, क्योंकि किसी का भी हर 3 नहीं है, सभी पूर्णांक में है।
तो गुना करके आप देख भी सकते हैं। इसका आंसर आएगा 1437.1/3 घन सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम 4 समप्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो माध्य बराबर हम जानते हैं आंकड़ों का योग। तो इसमें प्रथम 4 समप्राकृत संख्या कौन होगा? सबसे छोटा 2, इससे बड़ा 4, और इसके बाद 6, और इसके बाद 8। डिवाइडेड बाई आंकड़ों की संख्या 4 डिवाइड कर दें। 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20/4 5 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, इनका बहुलक है। इन आंकड़ों में जो संख्या अधिकतम बार आई है वही इसका बहुलक होगा। तो देखिए 5 1 बार, 2 बार और 3 बार आया, इससे ज़्यादा बार कोई नहीं आया है। तो 5 इन आंकड़ों का बहुलक होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? सिक्का जब उछाला जाएगा तो हेड या टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रायिकता 1/, इसमें 2 तरह की संभव घटनाएं हैं, हेड और टेल। तो अर्थात इसकी प्रायिकता होगी 1/2, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या है? पहला पासा दूसरा पासा, दोनों पे 6 आने, एक तरीके से एक घटना घट सकती है। तो सब अनुकूल घटना 1/, कुल संभव घटना कितने हो जाएंगे? पहले पासे में 1 से लेकर 6 तक कुल 6 तरह की घटना घट सकती है। दूसरे में भी 1 से 6 तक, अर्थात 1/36 इसकी प्रायिकता होगी, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो मॉडल सेट 3 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन इस वीडियो में दे चुके हैं। अगले वीडियो में हम मॉडल सेट 3 का सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का विस्तृत हल देंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम अपने चैनल पे लगातार लाते रहते हैं। धन्यवाद।